Hello students, once again welcomes you in D block elements part number 3rd। तो स्टूडेंट इससे पहले अपनों ने पार्ट नंबर सेकंड में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3D सीरीज, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो जनरल उसके अभिलक्षण है उसके बारे में बात कर रहे थे। और फर्स्ट कैरेक्टर अपनों ने लिया था एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक रेडियस या परमाणु आकार। तो अपनों ने देखा था कि जब अपने सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते 3D सीरीज में, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन एक जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता। जनरल मींस पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। और जब अपने टॉप टू बॉटम आते हैं 3D टेबल में तो साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये तो जनरल ट्रेंड है, बट ये जनरल ट्रेंड शो नहीं करता, यानी एग्जप्शन है यहाँ पर 3D सीरीज में। और उन्होंने देखा भी था कि स्टार्टिंग में साइज क्या होती है ट्रांजिशन सीरीज में, जब अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज होती है, मिड में साइज क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और एंड ऑफ द सीरीज साइज क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। मैंने बताया था कि साइज को एक्सप्लेन करने वाले या साइज को समझाने वाले दो फैक्टर हैं। कौन कौन से थे? जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी नाभिक का आवेश, नाभिकीय आवेश। और सेकंड इफेक्ट जो था अपना वो था शिल्डिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव। तो इन दोनों को मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कंपेयर करके दोनों को उन्होंने साइज को समझा था। तो बात की थी जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है स्टार्टिंग में, स्कैंडियम टू मैग्नीज पर आते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो शिल्डिंग क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। और मिड में दोनों इफेक्ट एक दूसरे के इक्वल होने के कारण साइज क्या हो जाती है? सेम। और एंड ऑफ द सीरीज जेड इफेक्टिव की कंपैरिजन में शिल्डिंग ज्यादा हो जाती है और साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो अपने देखते हैं कि जेड इफेक्टिव क्यों ज्यादा है यहाँ पर। अब अपने बात थोड़ी सी रह गई थी यहाँ पर, तो उसको अपने कर लेते हैं। जेड इफेक्टिव क्यों ज्यादा हुआ, जेड इफेक्टिव यहाँ क्यों कम हुआ, मिड में ये दोनों क्यों बराबर हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 3D14S2 स्कैंडियम टू जिंक। मैंने यहां पर आपको डी सबसेल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करके बताया है, क्योंकि शिल्डिंग किस पर डिपेंड करती है? शिल्डिंग डिपेंड करती है किस पर? 3D सबसेल पर। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s है। उसके जस्ट अंदर कौन है? 3D सबसेल है। और 3D सबसेल क्या करता है? न्यूक्लियस को शिल्ड करता है। और शिल्डिंग जब स्ट्रॉन्ग होती है तो साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो स्टार्टिंग में ऐसा क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, शिल्डिंग कम हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर ये आउटर मोस्ट सेल हो गया अपना 4s। और इसके जस्ट अंदर जो सेल था वो क्या था? अपना 3D सेल था। तो आउटर मोस्ट सेल को जो तीसरे वाला सेल है, यानी 3D सब सेल जो है, वो कितने अच्छे तरीके से सेव कर सकता है, जितने अच्छे तरीके से ये 4s सेल को क्या करेगा? इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाएगा, उतना ही साइज क्या हो जाएगी? इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियस का काम क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ते हैं तो कौन क्या बढ़ जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव का मीनिंग ही क्या है? जेड इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या? नाभिकीय आवेश। वो नाभिक का आवेश किसके कारण है? प्रोटॉन्स के कारण है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो यहाँ पर मैंने देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है? साइज डिक्रीज होती है। तो शिल्डिंग क्या कुछ काम नहीं कर रहा है, यानी शिल्डिंग वीक क्यों है? तो देखिए स्टार्टिंग में अपने देख रहे हैं कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? स्कैंडियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन जो है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन जो डी में बैठा है, वो 4s या आउटर मोस्ट सेल को उतने अच्छे तरीके से, यानी क्या नहीं कर पाएगा? शिल्ड नहीं कर पाएगा। यानी ये इसके अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर जो चार्ज है, इसके अट्रैक्शन को यहां तक जाने में ये नहीं रोक पाता। और इसी कारण शिल्डिंग क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। क्योंकि जो यहाँ पर आदमी बैठा है, जो इसको बचाने वाला है, वो एक अकेला है। और ये एक अकेला जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अच्छे तरीके से क्या नहीं कर पाएगा? शिल्ड नहीं कर पाएगा। और अच्छे तरीके से शिल्ड नहीं कर पाएगा तो न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो इजीली क्या है? फैल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। और कहां जाकर के वो काम करेगा? आउटर मोस्ट सेल पर। और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? अट्रैक्ट करके, यानी आउटर मोस्ट सेल को साइज अट्रैक्ट करेगा, आउटर मोस्ट सेल को, और साइज को क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। तो ये बात है। तो धीरे धीरे क्या है? डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बट डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अपने देख रहे हैं डी में स्टार्टिंग में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है।
बट फिर भी जेड इफेक्टिव क्या है यहाँ पर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, बिकॉज जेड इफेक्टिव जो है अभी भी क्या है, स्टार्टिंग में जेड इफेक्टिव की पावर क्या है, ज्यादा रहती है। मैंने बताया कि जब अपने स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव जो है वो डोमिनेट रहता है, प्रभावी रहता है किस पर, शिल्डिंग इफेक्ट पर। शिल्डिंग इफेक्ट जो है उसको वो आगे नहीं आने देता और साइज को क्या कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है। बट अब एंड ऑफ द सीरीज देखो, एंड ऑफ द सीरीज में D10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट सेल और ये हो गया अपना जस्ट इसके अंदर वाला सेल। तो आप देख रहे हो कि आउटर मोस्ट सेल के जो जस्ट अंदर वाला सेल है, पेनल्टीमेंट सेल, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर और जिंक की बात करें तो कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और ये आउटर मोस्ट सेल है। तो आप देख लो यहां एक इलेक्ट्रॉन था या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो उस टाइम शिल्डिंग का इतना पावर नहीं था, शिल्डिंग वीक थी, शिल्डिंग काम नहीं कर पा रही थी। बट जैसे ही अपने क्या आगे एंड ऑफ द सीरीज आ गए तो डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए, जितने मैक्सिमम होने चाहिए 10 होनी चाहिए 10 हो गए। तो अब बताओ ये घेरा, ये जो घेरा है, ये जो शिल्डिंग है, ये क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और जब शिल्डिंग ज्यादा हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी, तो जेड इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, वो अब उतना यहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस को क्या कर देगा, शिल्ड कर देगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे 3D सब सेल में, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे, उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा होंगे, उतना ही रिपल्शन आउटर मोस्ट सेल पर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए थोड़ा सा टॉपिक बीच में रह गया था, आपको मैंने क्लियर कर दिया। और बीच में क्या होता है, बीच में कुछ ऐसा होता है जैसे कि अपने आयरन, कोबाल्ट और निकल में देख रहे हैं जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग दोनों बराबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और जेड इफेक्टिव जो है अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को एक टाइम ऐसा आता है मिड के अंदर बैलेंस कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो शिल्डिंग है, शिल्डिंग किसके कारण बढ़ रही है, डी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके कारण बढ़ रही है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रति संतुलित कर देते हैं। तो साइज क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात अपने करते हैं अब इसके सेकंड पॉइंट की। तो ये तो अपना हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट, एटॉमिक साइज। सेकंड जो अपना पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D ट्रांजिशन सीरीज में अपने जो सेकंड पॉइंट लेंगे वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, आपको ध्यान ही है, जैसे कॉपर क्या शो करता है, +1, बट अपने देखा था कॉपर +2 भी शो करता है। और +2 में जब ये आता है तब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 9। और उन्होंने बताया था कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, पार्सली फिल्ड है, इसके कारण कॉपर को किस में काउंट किया था, ट्रांजिशन में काउंट किया था। तो कॉपर +1 और +2 शो करता है। आयरन आपने देखा, आयरन आप जानते हो +2 भी शो करता है आयरन, और आयरन +3 भी शो करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट टाइप की शो करते हैं। कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है स्पेशल कि ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी अलग अलग टाइप की, यानी एक फिक्स टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जैसे कि आयरन जो है +2 में है, +2 में रहे हमेशा, ऐसा नहीं है, +3 में भी जा सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल यानी कि चेंजेबल यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसका रीजन क्या है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट किस पर डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट जो सेल है अपना, उसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करती है। तो आप देख रहे हो कि इसका आउटर मोस्ट सेल कौन है, 4s है। बट वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं अपने, यानी वैलेंस सेल इसका जो है वो 4s और साथ में कौन है, 3d है, दोनों ही है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो वैलेंस सेल है वो कौन सा है, आउटर मोस्ट सेल, और जस्ट उसके अंदर वाला पेनल्टीमेंट सेल, दोनों को काउंट करके अपने वैलेंस सेल में लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4s की जो इलेक्ट्रॉन है उनको तो ये रिलीज कर ही सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिलीज करेगा।
ठीक है, बॉन्डिंग करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यूज करेगा, किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो 4s के इलेक्ट्रॉन को तो यूज करता ही करता है, और साथ में ये 3d के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी n-1d जो सब सेल है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, डी इलेक्ट्रॉन, उनको भी क्या ये प्रेजेंट करता है, उनको भी क्या ये यूज करता है। तो दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट सेल और जस्ट अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल, उपांत्य कोष, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर के ये क्या है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाता है। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। अगर ये ओनली 4s के इलेक्ट्रॉन को यूज करता तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट कहां फिक्स हो जाती है, +2 पर। बट ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देखा +2, +3, +5, +7 तक जा सकती है, अभी अपने देखेंगे। तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी कर रही है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ आउटर मोस्ट जो सेल है उसके साथ साथ जो इसका अंदर जस्ट अंदर वाला 3d सब सेल है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में यूज करता है। कौन यूज करते हैं बॉन्डिंग में, 3d सीरीज के एलिमेंट। तो अब अपने बात करेंगे, ये तो बात हो गई कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है, कि ये दोनों टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं s और d वाले, उन दोनों को यूज कर सकता है। अब थोड़ा सा अपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिफरेंट टाइप की शो करते हैं उनका एक टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कौन सा एलिमेंट किस टाइप की स्टेट शो करता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अपनी है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। तो बात कर रहे हैं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड कर रही है किस पर, आउटर मोस्ट 4s और जो इसका इनर ऑर्बिटल है 3d, दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो अपने दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। तो यहां अपने लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s ऑर्बिटल, या आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, बट यहां पे लेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d सबसेल। तो अपने क्या किया, 4s के इलेक्ट्रॉन्स और किसके इलेक्ट्रॉन्स को लिखा, 3d सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स अपने लिखेंगे। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में स्कैंडियम में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2, टाइटेनियम में 4s2, वेनेडियम में s2, क्रोमियम में s1, मैग्नीज में s2, आयरन में s2, कोबाल्ट में s2, निकिल में s1, कॉपर में s2 और कॉपर में s1 और जिंक में s2। तो ये उन्होंने s इलेक्ट्रॉन्स देखे इसके। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3d में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो यहां अपने लिख रहे हैं d में 1, d में 2, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में कितने हो जाते हैं 5, मैग्नीज में भी कितने 5, और जब आयरन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने लगते हैं। मैग्नीज के बाद आयरन पर आए होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितने मिलेंगे 4, कोबाल्ट में कितने मिलेंगे आपको 3, निकिल में कितने मिलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, कॉपर में कितने मिलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में। क्या कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते, 0। क्या जिंक में होते हैं, नहीं होते, 0। निकिल के अंदर क्या है 28 नंबर पर आता है, 28 नंबर पर आता है। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप देख रहे हो कितने हैं, 2 ही हैं। अपने बात किसकी कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हैं अपने, बिकॉज जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो डी है उसके जो ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्यों बॉन्ड बनाना चाहेंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने इसलिए यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बट आउटर मोस्ट जो सेल है उसके तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जो है वो सबसे बाहर है,
और जो सबसे बाहर होता है वो उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन आपको पता है कि बहुत ही कम होता है, सबसे कम होता है। तो न्यूक्लियस चार्ज या न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ही कम होने का वो तो क्या है इजीली निकलते ही निकलते हैं, यानी वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही करते हैं। तो बात अपने कर रहे थे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टूडेंट्स देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है। अब आपको पूछा जाए कि स्कैंडियम, चलो अपने यहां से स्टार्ट करते हैं आयरन से। आयरन अगर एस के दोनों इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाती है, +2 बनती है। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, +2 में आ जाता है। बट ये साथ में डी इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करेगा, मैंने बताया वेरिएबल इसीलिए तो है कि एस के साथ साथ वो 3D सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करते हैं इन बॉन्डिंग। तो जब ये डी से इलेक्ट्रॉन और ले ले तो ये किस में चला जाएगा, +3 में। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डी से लिया, पहले इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले +2, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये +3 में आ गया और इसने कहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, डी से। ठीक है, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन पड़े, तो अभी डी से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के ये +4 में आ सकता है, डी से इलेक्ट्रॉन और निकाल करके ये +5 में आ सकता है, और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो किस में आ सकता है, +6 में भी आ सकता है। बट +2 और +3 जो है ना ये किसकी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी जनरली आयरन जो अपने को इनमें कभी नहीं मिलता है, ठीक है, रेयर चांस है, इन ऑक्सीडेशन स्टेट में ये नहीं मिलेगा, मिलेगा किसी +2 +3। तो उन्होंने लिखा क्यों है, नहीं मिलता तो क्यों लिखा है, अपने देख रहे हैं वेरिएबल, यानी ये चांस है, संभावना है कि ये दोनों आउटर मोस्ट और क्या जो इनर सेल है इसका 3D सब सेल है, उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करता है। तो चांसेस तो है ना, बट जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जनरली जो ये शो करता है अपने कंपाउंड्स में, वो तो +2 और +3 है। यानी +2 और +3 के अंदर ये जनरली क्या है, एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। चलो नेक्स्ट अपने बात करें किसकी, मैग्नीज की बात करते हैं। तो मैग्नीज क्या शो करेगा, +2 शो करेगा इजीली, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इजीली ये निकाल के +2 तो शो करेगा ही करेगा। उसके बाद जब डी की बारी आएगी तो डी में से एक इलेक्ट्रॉन गया, +3 +4 +5 +6, तो 5 और 2 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, +7, यानी मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, +7 तक जा सकता है। और अभी आप देखना 3D ट्रांजिशन सीरीज में ओनली आपको Mn ही मिलेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक चली जाती है, +7 तक चली जाती है। तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि नेम द एलिमेंट विच शो हाईएस्ट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D ट्रांजिशन सीरीज। उस तत्व का नाम बताओ जो हाईएस्ट या उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है ट्रांजिशन सीरीज में। तो इजीली अपने बता सकते हैं वो कौन है, Mn है। अभी अपने इसको चेक करेंगे। अभी चलो अब कॉमन की बात करें तो कॉमन तो इसकी यही है, +2 है और क्या है, +7 है। जनरली इसके जो कंपाउंड है वो ज्यादातर +2 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा Mn2O7 मैग्नीज का ऑक्साइड है Mn2O7। तो Mn2O7 में Mn की मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -2, तो 7 ऑक्सीजन पर चार्ज क्या होगा, -14, टोटल चार्ज कितना हुआ, -14, टोटल -14 है। तो ये क्या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए Mn को किस में जाना पड़ेगा, +14 में। तो Mn +14 में जाएगा, दैट मीन्स एक Mn जो है +7 में जाएगा, क्योंकि टोटल Mn कितने हैं, मैग्नीज कितने हैं, 2 हैं, तो एक Mn पर +7 आएगा। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +14। तो इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा। अपने यहां पर ये देख रहे थे कि Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां है, तो इसकी Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल अपने को मिलती है मैग्नीज ऑक्साइड जो है इसका Mn2O7, उसमें देखने को मिलती है। +2 MnO लिख सकते हो, MnO ये -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी अपने देखते हैं नेक्स्ट अपने बात करेंगे अब किसकी, क्रोमियम की बात करते हैं। चलो अब देखो क्रोमियम के अंदर ये एक थोड़ा स्पेशल केस हो गया, क्रोमियम वाला और कॉपर वाला। अभी अपने क्रोमियम की बात करते हैं। तो क्रोमियम जो है +1 भी शो कर सकता है, क्रोमियम +1 भी शो करेगा, यानी मिनिमम कम से कम ये +1 भी शो कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर S में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये +1 भी शो करेगा। उसके बाद डी को यूज करना स्टार्ट कर देगा, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2 में आ जाएगा, फिर डी से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो +3 में आ जाएगा, ठीक है, +4 में आ सकता है, 5 में, 6 में, 7 में, मतलब पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, मतलब कहां तक हाईएस्ट किया जाएगा, सॉरी +6 तक ही जाएगा। सिंपल डी और एस के इलेक्ट्रॉन्स को सम कर लो आप, ठीक है,
एस और डी के जो इलेक्ट्रॉन है उसका सम कर लो, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वही उसकी हाईएस्ट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हाईएस्ट कहां तक पहुंचा, +6 तक पहुंच गया, ठीक है। बट यहां भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो Cr जो है यानी +1 के अंदर भी बहुत रेयर चांस है, नहीं मिलता है, फिर उन्होंने +1 लिखा है बिकॉज आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए +1 शो कर सकता है। बट ज्यादातर इसकी +3 और +6 ही क्या है अपने को देखने को मिलती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +6। मतलब देखने का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड इस फॉर्म में बनाता है। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो आपने देखा भी आयरन है, तो आयरन जो है वो क्या है, FeO बनाता है। आयरन ऑक्साइड आपने देखा होगा FeO, और आपने देखा होगा आयरन Fe2O3 भी बनाता है। तो FeO में ये +2 में है और Fe2O3 में आयरन पर क्या चार्ज आएगा, +3 आएगा, ठीक है। मतलब जनरली अपने जो कंपाउंड अपने चारों अपने जो देखने को मिलते हैं वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को जनरली जो कंपाउंड ये बनाते हैं उस टाइम इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है जिनके अंदर वो कंपाउंड एग्जिट करते हैं यानी अपने को देखने को मिलते हैं या पाए जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, वैनेडियम की। तो वैनेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो +2 शो करेगा, ठीक है, +2 शो करेगा। फिर डी का नंबर आएगा तो +3 भी करेगा, +4 भी करेगा और हाईएस्ट कहां तक चला जाएगा, +5 तक। तो वैनेडियम जो है उसकी 5 होती है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो वैनेडियम की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ज्यादातर +5 के अंदर अपने को देखने को मिल सकता है ये V2O5 में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में, और भी हो सकती है बट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इसकी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जा सकती है। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। एक पर +5 है तो 2 पर क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 2 पर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। फिर इस तरीके से अपने चलते गए तो अब नंबर आया टाइटेनियम का। तो +2 तो शो करेगा इस तरीका, उसके बाद +3 शो करेगा, डी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर हाईएस्ट कहां जाएगा, +4। और +4 में क्या है, ये स्टेबल शो करता है, यानी +4 इसकी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या क्या, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इसके अंदर ये क्या है, पाया जाएगा। अब बात आती है स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम जो है वो ओनली +3 ही शो करता है, +2 भी शो कर सकता है, बट इसके जो कंपाउंड है मैक्सिमम इसके कंपाउंड जो देखे गए वो किस फॉर्म में थे, इसके जो कंपाउंड थे उनमें स्कैंडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, +3 में था। तो स्कैंडियम +3 शो करता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D14S2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा +2 और उसके बाद जब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेगा तो क्या आ जाएगा, +3। और जैसे ही +3 में आएगा ये, दैट मीन्स 4s 0 हो जाएगा और 3d 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके जैसा हो जाएगा, ऑर्गन 18 जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा ये। किसके जैसा हो जाएगा ये, किसके जैसा हो जाएगा ये, ऑर्गन 18 जैसा हो जाएगा। यानी इनर्ट गैस जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको गेन कर लेता है। कौन गेन कर लेता है, ऑर्गन गेन कर लेता है, सॉरी स्कैंडियम जो है उसको ऑर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है आफ्टर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये ऑर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाएगा दैट मींस ये स्टेबल हो जाएगा। तो सारे क्या होना चाहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है वो स्टेबल तो होना चाहते हैं, और स्टेबल जब इनको स्टेबिलिटी मिल रही है +3 के अंदर तो ये +3 में रहना ही खुश, +3 में रहना क्या करेगा, पसंद करेगा। तो जो अपना स्कैंडियम है वो +3 शो करता है, उसके लिए आपको मैंने बताया। बट ये जो रीजन बताया मैंने, मतलब क्या है कि अभी मैंने बात करेंगे आगे और भी, सभी जगह ये रीजन काम भी नहीं करता। तो अभी आपको ध्यान रखना है। तो आपने एक चीज नोट की, +3 +4 +5 +6 +7, तो मिड में जैसे जैसे अपने स्टार्टिंग से कहां चले, मिड तक आए। स्टार्टिंग से जैसे जैसे अपने मिड तक आए, यानी कहां तक आगे अपने मैग्नीज तक आ गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू आप देख रहे हो क्या हो रही है, स्टार्टिंग से जैसे जैसे मिड तक चले तो इंक्रीज हो रही है। चलो अब अपने बात करते हैं किसकी, जिंक की बात कर लेते हैं। चलो अब जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो क्या शो करेगा, ये +2 शो करेगा। डी में तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। डी में इलेक्ट्रॉन तो होंगे बट यहाँ D0 का मतलब ये नहीं डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ अनपेड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो अनपेड या अयुग्मित तो डी में नहीं है ना, तो ये +2 शो करेगा। और +2 इसकी क्या होती है, काफी स्टेबल होती है। क्यों होती है स्टेबल, क्योंकि जिंक जो है वो क्या है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन और 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। आफ्टर 4s के जब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, रिलीज कर देगा,
4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा 3d10, और 3d10 क्या है मोर स्टेबल, ये क्या होता है जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है उनकी कंपैरिजन में तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये +2 शो करता है। ठीक है, उसके बाद डी स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना अब क्या है मुश्किल है, डी में से इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकाल सकता क्योंकि फुल फिल्ड हो चुका है। तो जिंक जो है वो ओनली +2 ही शो करता है। तो एक क्वेश्चन बना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट, बट एक क्वेश्चन बना कि वो कौन सा एलिमेंट है जो ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो वो है जिंक। जिंक +2 शो करता है। स्कैंडियम भी आप कह सकते हो, पर स्कैंडियम के चांस है +2 के अंदर भी रेयर चांस है, तो आप कह सकते हो कि स्कैंडियम और जो जिंक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। और इसके लिए आप छोटा सा रीजन भी दे सकते हो, यहाँ तो D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता, यानी कि बॉन्डिंग में यूज नहीं ले सकता क्योंकि डी जो है कंप्लीटली फिल्ड है। और यहाँ आपने देखा कि ये +3 में जाने के बाद कैसा हो गया था, लाइक इनर्ट गैस जैसा हो गया था, इनर्ट गैस यानी ऑर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल गया था, और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में ये रहना चाहेगा क्योंकि स्टेबल है, तो इस कारण +3 और ये +2 शो करता है। चलो बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर को अपनों ने देखा भी था, कॉपर +1 में जा सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा इससे, उसके बाद अब फिर ये जा सकता है +2 के अंदर। देखिए +1 और किस में जा सकता है ये +2 के अंदर। तो डी में यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना डी में, क्योंकि कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन कॉपर का 4s में गया +1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये अपने यहां तो कह रहे थे भी यहाँ तो डी में से D10 है तो यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा देंगे से, तो कॉपर से क्यों निकल गया। तो मैंने ये बताया कि हमेशा ये वाली थ्योरी काम नहीं करेगी कि जो फुल फील्ड है वो स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ये डिपेंड करता है भी कंपाउंड, इसके जो कंपाउंड है इस फॉर्म में एग्जिट करते हैं, यानी जो कॉपर है वो +2 में पाया जाता है, तो अपने उस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर पर क्या चार्ज है +2, तो जो कॉपर पर +2 है तो दैट मींस ये +2 शो कर रहा है तभी तो है। अगर ऐसा नहीं होता +2 अपने इसके अकॉर्डिंग इसको गलत कर दे, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है +1 के बाद, तो कॉपर में तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन अब निकलेंगे नहीं, फुल फील्ड है स्टेबल है, तो इसका मतलब तो कॉपर सल्फेट फिर बनेगा ही नहीं। तो जो कॉपर सल्फेट अपने देख रहे हैं अपने को जो भी लैब के अंदर या अपने यूज कर रहे हैं, फिर वो तो फिर इसका मतलब गलत है। बट ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा फुल फील्ड या फिर हाफ फील्ड जो है वो जो अपनी थ्योरी है वो काम नहीं करती। अपने को ये भी देखना पड़ता है कि जो कंपाउंड्स किस फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी उसके मोस्टली जो कंपाउंड है, ठीक है, वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये मतलब अपने कंपाउंड्स में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिट करते हैं। एलिमेंट्स अपने कंपाउंड्स में अपने यौगिकों में किस ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, और वही क्या होगा सही माना जाएगा। तो ये +1 शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है। फिर बात अपने करते हैं निकल की, तो निकल में +2 में जा सकता है, ठीक है, +3 में जा सकता है, ठीक है, +4 में जा सकता है, पर मोस्टली इसकी जो स्टेबल है +2 होती है, ज्यादातर +2 शो करता है। फिर कोबाल्ट की बात करते हैं, तो कोबाल्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर +3 में जा सकता है, +4 में जा सकता है कोबाल्ट, और +5 रेयर चांस में हो सकता है। तो अपनों ने बात की इसकी भी ज्यादा जो स्टेबल है +3 होती है। उन्होंने बात ये की, आप देख रहे हो कि सीरीज में जब अपने आ रहे हैं, स्टार्टिंग से जब मिड में आ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे अपने मिड तक आए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है, +7 तक। और जैसे ही Mn के बाद अपने पीछे Zn की तरफ गए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या हो रही है, आप देख रहे हो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा क्या है, चेंजेस आता है। सीरीज में जब अपने मिड तक आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, और आफ्टर मैग्नीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इसका रीजन क्या है इसका रीजन आप देख रहे हो, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है डी सब सेल में वो कम होते जा रहे हैं। D5 कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट है, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आने के बाद में जो अब डी मतलब D6 आयरन का क्या होगा 3d6 होगा, 4s क्या होगा 2 होगा। तो D6 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होंगे ना, D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। डी में 6 इलेक्ट्रॉन भर के देख लो आप, 4 क्या मिलेंगे आपको अनपेयर्ड। तो इधर Mn के बाद नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी वो घट रही है, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब घटने लग जाएंगे
तो ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लग जाएगी, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे ना। जो पहले से पेयर्ड हैं वो तो स्टेबल हैं, वो क्यों अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेंगे बॉन्डिंग में। तो ये था एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि +3 और +2 में जो है वो स्कैंडियम और जिंक है, तो ये वेरिएबल शो नहीं करते, इसका रीजन बता दिया। ऐसे कौन से एलिमेंट है 3D ट्रांजिट सीरीज में जो +1 भी शो कर सकते हैं, तो उसका आंसर भी आपको पता लग गया, कौन है, क्रोमियम एंड कॉपर है। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका 4s1 है, इसलिए शो करते हैं। तो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ बातें अपने करेंगे अभी। इसके अलावा और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कौन शो करेगा, Mn शो करेगा। कितनी करेगा, +7 शो करेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका रोल है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर मोस्ट सेल प्लस उसके जस्ट अंदर वाला पेनल्टीमेट या फिर उपांत्य कोश, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिल करके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या है, शो करते हैं। तो ये थी बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, इसको अपनों ने देख लिया। बट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही अभी कुछ बातें और हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैक्सिमम 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट शो करते हैं। सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले शो करते हैं ज्यादातर एलिमेंट, कौन सी है, +2 है। कम से कम न्यूनतम या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 ही है ना, जो ऑलमोस्ट सारे शो कर रहे हैं। देखा था पीएस में 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में वो तो शो कर रहे हैं, बट किसको छोड़ करके, कॉपर और क्रोमियम को छोड़ करके, उनकी जो लोएस्ट है या न्यूनतम है +1 भी जा सकती है। एक उन्होंने बात ये की, ठीक है। स्कैंडियम +3 और जिंक क्या शो करता है, +2, इसका मैंने रीजन भी आपको बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बात की कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन स्कैंडियम टू Mn पर जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू हाईएस्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो डी सबसेल में है, डी कक्षक में है, डी कोश में है, वो बढ़ती है Mn तक, तो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ती है। एंड आफ्टर दैट ये क्या है, डिक्रीज होती है, ठीक है। एक बात और अपने आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइटेनियम +4 एंड टाइटेनियम +2, अपनों ने लिखा था टाइटेनियम का भी, और आप देख सकते हो फिर से टाइटेनियम +4 और +2 दोनों के अंदर अपनों ने इसको बना करके देखा। यानी जो टाइटेनियम है वो +4 और +2 दोनों शो कर रहा है, बट इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, +4 में रहना ज्यादा, ये मतलब +4 में रहना इसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा +2 में, यानी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है। तो इसको कैसे करो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको इजीली आप कुछ भी नहीं है सेकंड के अंदर आप उसका आंसर दे सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 22 मींस 3d2 4s2, ठीक है। तो जब ये +4 में जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d0 4s0, और इस कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद ये मतलब किस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाएगा, ऑर्गन जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, और इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेकर के ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो Ti+4 ऑर्गन जैसा हो जाता है, यानी ऑर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेता है, ठीक है। पर Ti+2 की बात करें, Ti+2 में तो आप 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, उसके बाद 3d2 बचेगा, और 3d2 जो है वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इनमें से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, Ti+4 इज मोर स्टेबल देन Ti+2। तो ये अपनों ने किसकी बेसिस पर बात की, अपनों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर इसको समझा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख करके ये बता सकते हो इजी तरीके से। इसी के अंदर आप ये भी कह सकते हो कि जो Mn+2 और Fe+3, चलो Mn+2 और Mn+3 कंपेयर करो, Mn+2 एंड Mn+3, मैग्नीज +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट विच इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Mn का, 3d5 4s2, 3d5 4s2। जब ये +2 में जाएगा तो ये बचेगा 3d5, और जब ये +3 में जाएगा तो यहां पर 2 और यहां से 1, तो ये आएगा 3d4। अब आप देखो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, D5 कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन
3d5 is more stable than 3d4. That means d5 ज्यादा स्टेबल है, तो Mn+2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। और अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि Mn+2 और +7 में रहना पसंद करता है, इसकी क्या ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका रीजन मैंने बता दिया, +2 के अंदर ये ज्यादा स्टेबल है, ये +2+3 से ज्यादा स्टेबल है। तो क्यों है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सबसेल। ठीक है, इसी तरीके से आप आयरन को चेक कर सकते हो, आयरन +2 और +3 में से कौन ज्यादा स्टेबल है। आयरन +2 और +3 में आप खुद चेक करना और उसका आंसर चेक करना फिर कि सर ने जो आंसर बताया क्या उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe+2 एंड Fe+3। तो ऐसे और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं जिनके अंदर D5 कॉन्फ़िगरेशन बच रहा हो, या जिंक की बात की +2 में जाने के बाद में वो D10 कॉन्फ़िगरेशन ले रहा था। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जिनमें D जो है अपना कैसा हो जाए, D हाफ फील्ड हो जाए या D फुल फील्ड हो रहा हो, आफ्टर इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो D5 कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, D10 में आ रहा है, और साथ में D0 भी, क्योंकि स्कैंडियम D0 आ रहा था, स्कैंडियम जो है D0 के अंदर जा रहा था, टाइटेनियम +4 के अंदर D0 शो कर रहा था। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन कंपैरिजन करें अपने अदर कॉन्फ़िगरेशन से, तो क्या है, मोर स्टेबल होते हैं। तो कहीं अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो आप कह सकते हो कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपने बात करनी आगे कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके जो कंपाउंड्स है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 3D सीरीज के जो कंपाउंड है वो निम्नतम और उच्चतम दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, जैसे अपनों ने एग्जांपल लिया मैग्नीज ऑक्साइड, यानी अपनों ने मेटल ऑक्साइड ले लिया, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड ले लिया, MnO ले लिया, तो एक मैग्नीज ऑक्साइड अपनों ने ये कंपाउंड लिया और एक MnO3 ये कंपाउंड लिया। आप देख रहे हो कि Mn यहां पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, यहां पर Mn पर चार्ज क्या आएगा, +6। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो इनकी लोअर, अब ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बताओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होगी, इसकी कंपैरिजन में तो हायर होगी ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा, ये इनका नेचर क्या होगा, क्षारीय। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। अब देखो ऐसा क्यों है, ठीक है, सिंपल, आप थ्योरी पर जाओ, एसिड और बेस, ठीक है। लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड क्या होते हैं, विच गेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी विच लेविस एसिड क्या होते हैं, विच एक्सेप्ट लोन पेयर, जो लोन पेयर को प्राप्त कर सके, वो क्या है, लुईस अम्ल है, लेविस एसिड है। और लेविस बेस क्या होते हैं, विच डोनेट लोन पेयर, ठीक है, जो लोन पेयर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हो, दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, वे क्या होंगे, अपने बेस होंगे। तो अपने उसी थ्योरी को यहां लगा के देख लो, Mn+2 Mn+6, तो होता क्या है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की प्रवृत्ति या नेचर होता है किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड का। तो Mn+2 है वो Mn+6 में कन्वर्ट हो सकता है, यानी लोअर टू कहां जा सकता है, ये हाई जा सकता है। जब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा होगा तो +2 से +6 में जाएगा, तो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। +2 से +6 में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज तो करेगा। ये +2 से +6 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज कर दिए। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, रिलीज करते हैं, वो क्या होते हैं, बेस। तो यहां से उन्होंने ये बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मेटल ऑक्साइड हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा नेचर शो करेंगे, बेसिक। तो हायर में वो एसिडिक क्यों हो जाएंगे। अब हायर वाला देख लो, +6 से ये +2 में भी जा सकते हैं, +6 से किस में जा सकते हैं, +6 से किस में जा सकते हैं, ये +2 में भी जा सकते हैं। और जो +6 से +2 में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ये गेन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ये गेन कर रहे होंगे। तो लोन पेयर यहाँ क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, यहाँ पर लोन पेयर ये Mn+6 से +2 में जा रहा है, तो लोन पेयर क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और जो लोन पेयर गेन करते हैं
वही क्या होते हैं, लेविस एसिड, उसके अकॉर्डिंग इनका नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो आपको बात समझ आई। मेटल ऑक्साइड इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वर्क्स एज एसिडिक एंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दे वर्क्स एज कैसे, बेसिक, यानी वो बेस का काम करेंगे जब वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, और वो एसिड का काम करेंगे जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट हुआ। तो बुक में आपका एग्जांपल भी दिया हुआ है, MnO Mn2O3, MnO Mn2O3, MnO3 एंड Mn2O7। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब अपने MnO से Mn2O7 की तरफ चल रहे हैं तो +2 से फिर इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, +3, Mn पर यहां पर क्या आ जाएगा, +6, यहां क्या आ जाएगा, +7। तो आपने देखा +2, +3, +6 एंड +7, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इधर से इधर आने पर इंक्रीज हो रही है, यानी हाई की तरफ जा रहे हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैसा नेचर होगा मेटल ऑक्साइड का, ट्रांजिशन एलिमेंट की मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर होगा, एसिडिक। दैट मींस Mn2O7 जो होगा वो क्या होगा, वो तो हायर, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में पहुंच चुका है। दैट मींस ये क्या होगा, हायर एसिडिक होगा, बहुत अच्छा एसिडिक नेचर वाला होगा। और बात करें MnO+2 की, तो ये क्या होगा, ये बेसिक नेचर वाला होगा। सिंपल बात की उन्होंने, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल क्या है, बेसिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, +6 है तो ये भी क्या होगा, हायर ही है, तो ये एसिडिक होगा। +3 में क्या है, ये मतलब ये मिड का आ गया ना, तो ये क्या है, +2 है ना, ये मतलब ना ये कम है और ना ये ज्यादा है। आप ये कह सकते हो कि ये एक मीडियम कंडीशन आ गई। तो ये दोनों का काम कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है, लोन पेयर गेन भी कर सकता है, यानी ये वर्क कर सकता है एज ए लेविस एसिड, एज ए लेविस बेस, दोनों का। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, एम्फोटेरिक। इसका नेचर क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। तो ये किस नेचर का हो जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा, उभयधर्मी हो जाएगा। उभयधर्मी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, जो दोनों काम कर सकते हो, एसिड का काम कर सकते हो एज वेल एज बेस का भी काम कर सकते हो। तो ये उन्होंने कुछ बात की कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बेस का काम करेंगे, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो किस में चले जाएंगे, एसिडिक नेचर में चले जाएंगे। और यहां से क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, बट स्टूडेंट्स टाइम कुछ ज्यादा हो रहा है, इसीलिए अपने इस टॉपिक को यहीं फिनिश करना पड़ेगा। तो यहां तक मैंने आपको करवाया, इसको रिवाइज करें। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारी और भी कुछ बातें हैं, उनको अपने भी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए जल्दी लेके आ रहा हूं, तब तक पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।